यस स्टूडेंट, लिख लिया चैप्टर नेम? भाई आवाज आ जाए एक दो बच्चों की, फिर मैं स्टार्ट कर दूं चैप्टर। चैप्टर नेम लिख दिया? यस सर। जी जी सर। ठीक है ना? जी सर। ओके, तो प्रकाश विद्युत प्रभाव एवं द्रव्य तरंग, इसमें सबसे पहला हेडिंग लिखिए इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन। तो पहला हेडिंग चैप्टर का इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन। इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन, जैसा नाम वैसा काम। इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन क्या होता है देखते हैं। तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित तो होंगे, बट कहां से, वो महत्वपूर्ण है। कुछ लिखे नहीं है ना, हेडिंग लिखे। कहां से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे? धातु पृष्ठ। हम सब जानते हैं धातु पृष्ठ में क्या होते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर कोई धातु है और धातु पृष्ठ के अंदर क्या है? मुक्त इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो धातु पृष्ठ से मुक्त इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकालने के लिए मुक्त इलेक्ट्रॉनों को कुछ ना कुछ ऊर्जा देनी पड़ती है। धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये सब जानते हैं। उन मुक्त इलेक्ट्रॉनों को धातु पृष्ठ से बाहर निकालने के लिए उन्हें कुछ ऊर्जा देनी पड़ती है। और जब हम धातु पृष्ठ के इलेक्ट्रॉनों को ऊर्जा देते हैं तो धातु पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने लगते हैं। और ऊर्जा देने के भिन्न भिन्न तरीके हैं, अलग अलग मेथड हैं। तो ये एक टॉपिक है इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन। लिखें इसके अंदर। तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के अंदर लिखिए धातु पृष्ठ से मुक्त इलेक्ट्रॉनों को धातु पृष्ठ से मुक्त इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकालने की प्रक्रिया को धातु पृष्ठ से मुक्त इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकालने की प्रक्रिया को। भाई कोई कह रहा है आपकी आवाज ही नहीं आ रही है, तो आप अपना माइक वगैरह चेक कर लें। बाकी लोगों को आवाज आ रही है? जी सर। यस सर। आवाज तो है ना, आती है तो सबको ही आती है। तो एक आसान शुरुआत है। धातु पृष्ठ से मुक्त इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन। उसमें पहला बिंदु लिखें तापायनिक उत्सर्जन। तापायनिक उत्सर्जन, पहला हेडिंग तापायनिक उत्सर्जन। अब ये तापायनिक उत्सर्जन क्या होता है? तो हम सब जानते हैं ऊष्मा ऊर्जा का एक रूप है। धातु पृष्ठ को ऊष्मा देने पर वो ऊष्मा ऊर्जा धातु पृष्ठ में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों को मिलती है और वो इलेक्ट्रॉन ऊर्जा पाकर उत्सर्जित होने लगते हैं। तो बस इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? तापायनिक उत्सर्जन। तो लिखिए इसके अंदर, लिखिए धातु पृष्ठ को ऊष्मा देने पर धातु पृष्ठ को ऊष्मा देने पर धातु पृष्ठ से इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जित होने की प्रक्रिया को धातु पृष्ठ से इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जित होने की प्रक्रिया को तापायनिक उत्सर्जन कहते हैं। तापायनिक उत्सर्जन कहते हैं। तो ये धातु है,
एक चित्र छोटा सा जल्दी बना ले में और मुझे बता दे में बन जाए तो। एक नीचे बर्नर लगा रहे हैं जिससे ऊष्मा स्थानांतरित की जाएगी धातु को। ये है बर्नर, यहां से धातु को हीटिंग की जा रही, जैसे गैस पर धातु का टुकड़ा रख दिया, धातु पर्याप्त ऊष्मा ऊर्जा ग्रहण करेगी और वो ऊष्मा ऊर्जा ग्रहण करने के बाद क्या होगा, धातु पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगेंगे, धातु पृष्ठ से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होने लगेगा। बस ऊष्मा ऊर्जा पर्याप्त होनी चाहिए, पर्याप्त, तो ये इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगे। धातु पृष्ठ से ही ऐसा क्यों होता है, क्योंकि धातुओं में ही मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, बाकी पदार्थों में इलेक्ट्रॉन हाँ भाई, क्लास 1 मिनट के लिए रुके हैं ना, कोई बच्चे हैं जो ज्वाइन नहीं हो पाए, उनको ज्वाइन कर लेते हैं, कुछ बच्चों के कॉल आ रहे हैं, उनको ज्वाइन कर लेते हैं पहले। प्लीज इन्फॉर्म टू ज्योति। यस स्टूडेंट, आई थिंक आपको वीडियो दिखने लग गया होगा। बन गया डायग्राम? तापायनिक उत्सर्जन के बाद सेकंड नंबर पर आएगा क्षेत्र उत्सर्जन। क्षेत्र उत्सर्जन, तापायनिक उत्सर्जन के बाद सेकंड नंबर पर क्षेत्र उत्सर्जन। है ना, तो कुछ बच्चों से जब पूछें तो फटाफट बताते जाएं, है ना, बस पूछना यही है कि आगे बढ़ सकते हैं ना। जी सर। हमारा क्षेत्र से क्या मतलब है, क्षेत्र से मतलब है विद्युत क्षेत्र, पूरा नहीं लिखते, क्षेत्र ही लिखते हैं, विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र ई सब जानते हैं। अगर कहीं विद्युत क्षेत्र है तो ऊर्जा होगी, जैसे संधारित्र की दो प्लेटों के बीच ऊर्जा संचित हो जाती है, हाफ CV²। तो अगर कहीं विद्युत क्षेत्र है तो हमेशा कुछ ना कुछ ऊर्जा वहां विद्युत क्षेत्र के कारण होती है। तो इस तरह से अगर किसी धातु के टुकड़े को उच्च विद्युत क्षेत्र में रख दिया जाता है तो विद्युत ऊर्जा अवशोषित करके इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं, है ना। अब ठीक है, विद्युत ऊर्जा अवशोषित करके इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जित शुरू हो जाता है और इस प्रक्रिया को कहते हैं क्षेत्र उत्सर्जन। तो कुल मिलाकर धातु को जब एक उच्च विद्युत क्षेत्र में रख दिया जाता है, यहाँ पर इस तरह से हम दो प्लेटों के बीच
एक धातु को रख दिया और प्लेटों को किससे जोड़ दिया, एक शक्तिशाली स्रोत से, तब धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होने लग जाता और इस प्रक्रिया को हम कहते हैं क्षेत्र उत्सर्जन। ऊपर वाले बिंदु में और इसमें एक समानता है और वो समानता किसकी, ध्यान रखना, ऊर्जा की। यहां किस प्रकार की ऊर्जा दी, ऊष्मा ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनों को ऊर्जा मिली, इलेक्ट्रॉन धातु पृष्ठ से उत्सर्जित होने लग गए। और यहाँ पर किस प्रकार की ऊर्जा धातु पृष्ठ के इलेक्ट्रॉन को मिली, विद्युत ऊर्जा। इलेक्ट्रॉन, धातु पृष्ठ के इलेक्ट्रॉन विद्युत ऊर्जा अवशोषित करके अगर उत्सर्जित होने लग जाते हैं तो इस प्रक्रिया को कहते हैं क्षेत्र उत्सर्जन। तो इसके अंदर लिख लें, धातु पर विद्युत क्षेत्र, धातु पर विद्युत क्षेत्र लगाने पर, धातु पर विद्युत क्षेत्र लगाने पर इसके पृष्ठ से इलेक्ट्रॉनों कर देना है ना, इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जित होने की प्रक्रिया को, इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जित होने की प्रक्रिया को क्षेत्र उत्सर्जन कहते हैं, क्षेत्र उत्सर्जन कहते हैं। हाँ भाई, डन। लिखने का काम तो हो गया होगा, डायग्राम आपको फटाफट अटैच कर लेना है इसके साथ। तो हम सबसे पहला टॉपिक आज स्टार्ट कर चुके हैं, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन। उसमें पहला हमने पढ़ा तापायनिक उत्सर्जन। धातुओं के पृष्ठों में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं लेकिन वो अपने आप धातु पृष्ठ से बाहर नहीं निकलते। धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं बट वो स्वतः धातु पृष्ठ से बाहर नहीं निकलते। जब हम किसी प्रकार से धातु पृष्ठ को ऊर्जा देते हैं, जैसे ऊष्मा ऊर्जा, जैसे विद्युत ऊर्जा, तो धातु पृष्ठ के इलेक्ट्रॉन ऊर्जा अवशोषित करके ही धातु पृष्ठ से बाहर निकल पाते हैं। तो दो प्रकार तो पढ़ लिए, तीसरा लिखिए, फोटो उत्सर्जन। फोटो उत्सर्जन भाई हो जाए तो बताना, आगे बढ़ते हैं फटाफट। डायग्राम के बाद थर्ड हेडिंग फोटो उत्सर्जन। जी सर। है ना, लिख सकते हैं मतलब थर्ड। जी। चलिए, बाकी लोग भी कुछ बता देना है ना, पीछे नहीं रह जाए। देखिए फोटो से क्या संबंध होता है हमारा, प्रकाश ऊर्जा। जब सूर्य से या किसी भी प्रकाश स्रोत से प्रकाश की तरंगे किसी सतह पर गिरती है तो प्रकाश में क्या होते हैं, प्रकाश के फोटोन, जो आप शायद पढ़ते हैं E=h न्यू, केमिस्ट्री में भी ये चीजें आती है। तो प्रकाश ऊर्जा किस रूप में संचरित होती है, फोटोनों के रूप में। और किसी एक फोटोन की ऊर्जा क्या होती है, E=h न्यू। यहाँ h तो प्लांक नियतांक होता है और न्यू होती है प्रकाश की आवृत्ति, फोटोन की आवृत्ति। तो प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है, सब जानते हैं। और प्रकाश की जो ऊर्जा है वो पैकेट की फॉर्म में होती है, पैकेट की फॉर्म में हम तक प्रकाश पहुंचता है। और प्रकाश के एक फोटोन, प्रकाश के एक पैकेट, फोटोन कहें या पैकेट कहें, प्रकाश के एक फोटोन की ऊर्जा होती है E=h न्यू। तो जब धातु पृष्ठ पर उच्च आवृत्ति का प्रकाश गिराया जाता है, जैसे ये धातु पृष्ठ, हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन, तो किसी तरह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित तो हो, तो ऊर्जा देने के तरीके बदल रहे हैं बस। यह है धातु। जब हम उच्च आवृत्ति का प्रकाश धातु पृष्ठ पर गिराते हैं तो यह है
प्रकाश। तो धातु पृष्ठ के इलेक्ट्रॉन प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करते हैं। प्रकाश में क्या ऊर्जा होती है? E बराबर h न्यू, प्रकाश के फोटोनों की ऊर्जा। और इलेक्ट्रॉन वो ऊर्जा अवशोषित करते हैं और धातु पृष्ठ से उत्सर्जित होने लग जाते हैं। इस प्रक्रिया को कहते हैं फोटो उत्सर्जन। तो हेडिंग तो लिख लिया, लिखिए इसके अंदर, जब धातु पृष्ठ पर उच्च आवृत्ति का प्रकाश, जब धातु पृष्ठ पर उच्च आवृत्ति का प्रकाश गिराया जाता है तो, उच्च आवृत्ति का प्रकाश गिराया जाता है तो धातु पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। धातु पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। इस प्रक्रिया को फोटो उत्सर्जन कहते हैं। इस प्रक्रिया को फोटो उत्सर्जन कहते हैं। हो जाए तो बता देना भाई। यहां पर भी एक डायग्राम है फोटो उत्सर्जन के लिए। प्रकाश धातु पृष्ठ पर गिर रहा है और इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो रहे हैं। इसको थोड़ा बड़ा बना देते। तो ये तीसरा नंबर का जो टॉपिक है ये हमारे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है। चैप्टर का नाम भी आप देख सकते हैं, प्रकाश विद्युत प्रभाव। ये काम ज्यादा आएगा आगे। तो धातु पृष्ठ पर आप प्रकाश को गिरते हुए दिखाएं, और जब प्रकाश गिरेगा तो प्रकाश की ऊर्जा को अवशोषित करके धातु पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लग जाते हैं। हाँ भाई, कंप्लीट। कुछ लोग बता देंगे तो मैं आगे बढ़ूंगा, है ना? जी सर। चित्र कंप्लीट हो जाना चाहिए आपका। धातु पृष्ठ पर प्रकाश गिर रहा है और प्रकाश में भी क्या होते हैं? ऊर्जा के पैकेट। तो अभी ये तीनों जो टॉपिक हमने पढ़े हैं किसके अंदर? इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के अंदर। इन तीनों टॉपिक में एक बात कॉमन है। वो कॉमन बात क्या है? ऊर्जा। पहले टॉपिक में ऊष्मा ऊर्जा, दूसरे वाले में विद्युत ऊर्जा, और तीसरे वाले में प्रकाश ऊर्जा। तो धातु पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए अब मुख्य बात आ रही है इस चैप्टर की। धातु पृष्ठ से, किसी भी धातु पृष्ठ से मुक्त इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकालने के लिए कुछ ना कुछ ऊर्जा देनी पड़ती है। किसी भी रूप में हो वो ऊर्जा देनी पड़ती है, अन्यथा इलेक्ट्रॉन धातु पृष्ठ से बाहर निकलते नहीं है ना? तो ऊर्जा देने के तरीके अलग अलग हो जाते हैं, तो इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन की विधि अलग हो जाती है। तो नेक्स्ट हेडिंग लिखिए, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हेडिंग लिखिए, कार्यफलन। एक नंबर की परिभाषा बहुत चांसेस है सीधा बोर्ड वाले पूछ लें। कार्यफलन, फाई, वर्क फंक्शन बोलते हैं इसको, कार्यफलन फाई। सिंबल भी स्टैंडर्ड है फाई। चलिए डेफिनेशन लिखते हैं कार्यफलन की, और इस पर मैं आईएमपी लगा देता हूं। एक नंबर की परिभाषा पूछी जाती है तो ये परिभाषा आपको लिखकर याद भी करनी है। मैं भी आपसे पूछ सकता हूं। कार्यफलन लिखिए, किसी धातु पृष्ठ से मुक्त इलेक्ट्रॉनों को, किसी धातु पृष्ठ से मुक्त इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकालने हेतु, किसी धातु पृष्ठ से मुक्त इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकालने हेतु
आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा बाहर निकालने हेतु, आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा, आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा ही उस धातु पृष्ठ का, आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा ही उस धातु पृष्ठ का कार्यफलन कहलाता है, उस धातु पृष्ठ का कार्यफलन कहलाता है। खड़ी भाई, तो अब बात को थोड़ा समझ लेते हैं। अलग अलग प्रकार की धातु हो सकती है, एक है धातु ए, दूसरी है धातु बी। चित्र बनाना नहीं है ना, समझाने के लिए यहां दिखा रहा हूं। ए धातु से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए मान लो E1 ऊर्जा की आवश्यकता है, E1 जूल, और बी धातु पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए न्यूनतम ऊर्जा कितनी चाहिए, E2 जूल, है ना। और मान लेते हैं E2 ज्यादा है E1 से, ए पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए न्यूनतम E1 जूल ऊर्जा चाहिए, बी धातु पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए न्यूनतम E2 जूल ऊर्जा चाहिए, और आपसे कह रहे हैं E1 बड़ा है E2 से। तो सीधी सी बात क्या पता चल रही है, सीधी सीधी बात ये पता चल रही है कि ए जो धातु है उसका कार्यफलन ज्यादा है, बी धातु का कार्यफलन कम है। कारण इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ज्यादा ऊर्जा चाहिए, तो इसका मतलब कौन ज्यादा है, कार्यफलन। कार्यफलन, तो कार्यफलन क्या होता है, किसी भी धातु पृष्ठ से मुक्त इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा। तो मुख्य बात क्या है इस डेफिनेशन की, आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा, आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो इस चैप्टर में दो बातें हम मुख्य काम में लेंगे, उसको थोड़ा समझ ले, लिखना नहीं है। एक तो होती है प्रकाश की आवृत्ति, नाम सुना होगा आपने आवृत्ति, जिसको न्यू से या फिर एफ से लिख सकते हैं, इंग्लिश में आप कहते हैं फ्रीक्वेंसी, मात्रक होता है हर्ट्ज। अगर प्रकाश की आवृत्ति बढ़ती है, प्रकाश की आवृत्ति ज्यादा होती है, तो क्या बढ़ता है, E इक्वल टू एच न्यू, फोटोन की ऊर्जा, फोटोन की ऊर्जा। तो ये बात आप कहाँ नोट करेंगे, कॉपी के टॉप पर। अभी इतनी लेट तक कौन आ रहा है भाई, हाँ भाई। तो प्रकाश की आवृत्ति बढ़ने से कौन बढ़ती है, प्रकाश की ऊर्जा, क्योंकि E बराबर क्या है, एच न्यू, एच तो कांस्टेंट है, प्लांक नियतांक। तो जब प्रकाश की आवृत्ति बढ़ती है तो प्रकाश के फोटोनों की ऊर्जा बढ़ती है। मोहम्मद रियाज, बड़े जल्दी जल्दी बच्चे आ रहे हैं। ओके, तो कॉपी के टॉप पर लिख सकते हैं हम, है ना, लिख सकते हैं नोट करके। प्रकाश की आवृत्ति बढ़ने पर, प्रकाश की आवृत्ति बढ़ने पर इसके फोटोनों की ऊर्जा बढ़ती है, इसके फोटोनों की ऊर्जा बढ़ती है। इसके फोटोनों की तीव्रता, फोटोनों की ऊर्जा लिखना है ना, इसके फोटोनों की ऊर्जा बढ़ती है। तो ये बात आपको बिल्कुल पता होगी, सूत्र से भी यही पता लग रहा है कि E समानुपाती है न्यू के। अधिक आवृत्ति का प्रकाश तो उसके फोटोनों की ऊर्जा ज्यादा होगी। ओके, नेक्स्ट, कार्यफलन की जो परिभाषा है उसके नीचे लिखिए एक और परिभाषा, देहली आवृत्ति। इसलिए आवृत्ति के बारे में आपको थोड़ा बता दिया। देहली आवृत्ति, इसको न्यू नॉट करके लिख दे, देहली आवृत्ति। कोई कुछ कह रहा है क्या, मोहम्मद रिजवान, आपका शायद माइक म्यूटेड नहीं है क्या,
अभी करते हैं म्यूट। चलिए अब ठीक है। हाँ भाई, हेडिंग लिख दिया दहली आवृत्ति। अब ये दहली आवृत्ति क्या होती है? तो हमने आज स्टार्टिंग में यही पढ़ा अभी तक कि किसी धातु पृष्ठ से मुक्त इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए धातु पृष्ठ को कुछ ऊष्मा या कुछ भी ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा या प्रकाश ऊर्जा, किसी भी तरह से ऊर्जा देनी पड़ती है ना। और अभी अभी एक और बात बताई कि प्रकाश जो होता है उसके फोटोनों की ऊर्जा आवृत्ति के समानुपाती होती है। अगर धातु पृष्ठ पर गिराया गया प्रकाश कम आवृत्ति का है तो हो सकता है फोटोन की ऊर्जा E बराबर एच न्यू क्या हो, कम हो। इससे देखकर क्या पता लग रहा है? तो फाई को तो हम कहते हैं कार्यफलन, और E बराबर एच न्यू होती है प्रकाश के फोटोन की ऊर्जा। अगर प्रकाश के फोटोन की ऊर्जा धातु पृष्ठ के कार्यफलन से कम हो तो धातु पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा क्या बाहर? हाँ या ना बताएं। अगर कार्यफलन से कम है धातु पृष्ठ के कार्यफलन से कम है आने वाले फोटोन की ऊर्जा E बराबर एच न्यू, E बराबर एच न्यू का मान किससे कम है? कार्यफलन से कम है। तो आपको कार्यफलन की परिभाषा को देखना होगा कि कार्यफलन क्या है। किसी धातु पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा, कि उससे कम ऊर्जा से तो धातु पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन बाहर ही नहीं निकलेंगे। तो इसका आंसर क्या है? धातु पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेंगे अगर आने वाले प्रकाश के फोटोन की ऊर्जा धातु पृष्ठ के कार्यफलन से ही कम है तो। और अगर बराबर हो तो बिल्कुल सही बात है, अगर बराबर हो गया तो इलेक्ट्रॉन बाहर तो निकलेगा, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलकर रुक जाएगा। V बराबर 0 मतलब गति नहीं करेगा, इलेक्ट्रॉन धातु पृष्ठ से जस्ट बाहर आ जाएगा इस स्थिति में। और सबसे महत्वपूर्ण स्थिति, अगर आने वाले प्रकाश के फोटोन की ऊर्जा E कार्यफलन फाई से ज्यादा हो तो क्या होगा? तब धातु पृष्ठ का इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा और बाहर निकलकर क्या करेगा? किसी V चाल से गति भी करेगा। क्योंकि ऊर्जा के बारे में आप बहुत पहले से जानते हैं, ऊर्जा के बारे में कि ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है न ही नष्ट किया जा सकता है, इसे एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित किया जा सकता है। तो जब प्रकाश धातु पृष्ठ पर गिरता है तो प्रकाश अपने फोटोन की ऊर्जा धातु पृष्ठ को दे देता है। उस ऊर्जा को धातु पृष्ठ का इलेक्ट्रॉन अवशोषित करता है और धातु पृष्ठ से बाहर निकलता है। ठीक है, तो कुछ ऊर्जा का भाग, फोटोन की कुछ ऊर्जा का भाग, आने वाले प्रकाश की कुछ ऊर्जा का भाग काम आ जाता है किसमें? कार्यफलन में, कार्यफलन में। और जो शेष ऊर्जा होती है, शेष ऊर्जा मतलब फोटोन की ऊर्जा E माइनस फाई। अब जो ऊर्जा बची वो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी। तो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा, अगर फाई बराबर E हो तो गतिज ऊर्जा कितनी होगी? जल्दी बताएं। अगर फाई बराबर E हो तो गतिज ऊर्जा कितनी होगी? शून्य होगी सर। है ना, 0। और अगर फाई लेस देन E हो, उल्टा है ना, E कम है फाई से, आने वाले फोटोन की ऊर्जा कम है फाई से, तो इलेक्ट्रॉन बाहर ही नहीं निकलेगा। और फाई छोटा हो E से, आने वाले प्रकाश के फोटोन की ऊर्जा ज्यादा हो, तब इलेक्ट्रॉन बाहर भी निकलेगा, साथ में वो गति भी करेगा। कारण फोटोन की ऊर्जा ज्यादा है फाई से। फाई क्या होता है, इसलिए कह रहा हूं फाई क्या होता है, अच्छे से पढ़ लेना। फाई मतलब कार्यफलन,
किसी धातु पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा। तो इस तरह से धातु पृष्ठ से इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जित कराया जाता है, धातु पृष्ठ के इलेक्ट्रॉनों को ऊर्जा स्थानांतरित करके। और वो ऊर्जा स्थानांतरित करने की विभिन्न विधियां होती है, जैसे तापायनिक उत्सर्जन, क्षेत्र उत्सर्जन, और एक पढ़ा था प्रकाश उत्सर्जन, जिसको फोटो उत्सर्जन भी आपने लिखा है। तो दहली आवृत्ति की परिभाषा लिखवा दी क्या मैंने? आई थिंक अभी तो हेडिंग ही लिखा होगा, हेडिंग ही लिखा है ना ये तो अभी। यस सर। यस सर। तो देखिए E बराबर एच न्यू, इस सूत्र को देखें तो अगर न्यू बराबर क्या हो, न्यू नॉट, तो इस आवृत्ति मतलब न्यू नॉट आवृत्ति के संगत फोटोन की ऊर्जा किसके बराबर होती है? धातु पृष्ठ के कार्यफलन के बराबर। अगर मैं आवृत्ति को दहली आवृत्ति से ज्यादा करूं तो फोटोन की ऊर्जा कार्यफलन से ज्यादा हो जाती है। अगर मैं आवृत्ति को दहली आवृत्ति से कम कर दूं, घटा दूं, तो कार्यफलन से कम हो जाती है ना। फोटोन की ऊर्जा कार्यफलन से कम भी हो सकती है। तो तीन स्थितियां होती है। अगर आवृत्ति दहली आवृत्ति के बराबर है तो क्या होता है? प्रकाश के फोटोन की ऊर्जा कार्यफलन के बराबर होती है। बस जिस आवृत्ति पर ऐसा होता है उस आवृत्ति को क्या कहते हैं? दहली आवृत्ति। अलग अलग आवृत्तियों के प्रकाश होते हैं। लिखिए परिभाषा। धातु पृष्ठ पर आपतित प्रकाश की वह आवृत्ति, धातु पृष्ठ पर आपतित प्रकाश की वह आवृत्ति जिससे कम आवृत्ति, धातु पृष्ठ पर आपतित प्रकाश की वह आवृत्ति जिससे कम आवृत्ति के प्रकाश द्वारा, जिससे कम आवृत्ति के प्रकाश द्वारा फोटो इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन, या थोड़ा चेंज करते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन आपको बाद में बताएंगे। तो स्टार्टिंग तो बिल्कुल ठीक है। धातु पृष्ठ पर आपतित प्रकाश की वह आवृत्ति जिससे कम आवृत्ति के प्रकाश द्वारा धातु पृष्ठ से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन नहीं होता, जिससे कम आवृत्ति के प्रकाश द्वारा धातु पृष्ठ से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन नहीं होता, कॉमा क्या कहलाती है? कॉमा दहली आवृत्ति कहलाती है। दहली आवृत्ति कहलाती है। दहली आवृत्ति कहलाती है। तो चैप्टर में ये बात महत्व रखती है, इसलिए कॉपी के टॉप पर आपको नोट करवाया था कि प्रकाश की, है ना, प्रकाश के फोटोन की ऊर्जा किसके समानुपाती होती है? उसकी आवृत्ति के। आवृत्ति कम करोगे फोटोन की ऊर्जा कम होगी, आवृत्ति ज्यादा करोगे फोटोन की ऊर्जा ज्यादा होगी। तब एक ऐसी आवृत्ति भी जरूर होगी जिसके संगत फोटोन की ऊर्जा किसके बराबर होगी? कार्यफलन के। फोटोन की ऊर्जा कार्यफलन के बराबर होगी। और अगर आवृत्ति को थोड़ा भी कम कर दो तो फोटोन की ऊर्जा कार्यफलन से ही कम हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन बाहर ही नहीं निकल पाएगा। और आवृत्ति को बढ़ाएंगे, आवृत्ति को दहली आवृत्ति से ज्यादा करेंगे तो फोटोन की ऊर्जा कार्यफलन से ज्यादा हो जाएगी, और तब इलेक्ट्रॉन धातु पृष्ठ से जरूर निकलेंगे, साथ में उनकी कुछ गतिज ऊर्जा भी होगी। और कार्यफलन के बराबर फोटोन की ऊर्जा अगर है, कार्यफलन के ठीक बराबर फोटोन की ऊर्जा है, तो ऐसे फोटोन क्या करते हैं? धातु पृष्ठ पर गिरते हैं और धातु पृष्ठ के इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देते हैं। बाहर निकलकर इलेक्ट्रॉन स्थिर अवस्था में होता है, गति नहीं कर पाता है, क्योंकि अतिरिक्त ऊर्जा बचती ही नहीं है। फोटोन की पूरी ऊर्जा किसमें काम आ जाती है? इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में।
ऊर्जा बचती ही नहीं है। कब? जब फोटोन की ऊर्जा क्या हो, h न्यू नॉट, और न्यू नॉट क्या होता है, दहली आवृत्ति। तो इस तरह से दहली आवृत्ति की परिभाषा भी आपको अच्छे से याद करनी है कि धातु पृष्ठ पर आने वाले प्रकाश की वह आवृत्ति जिससे कम आवृत्ति के प्रकाश द्वारा इलेक्ट्रॉन बाहर ही नहीं निकल पाते, दहली आवृत्ति। और इसी के नीचे नोट करके एक बात लिखनी है, लिखिए दहली आवृत्ति के संगत तरंग दैर्ध्य। अब ये तरंग दैर्ध्य शब्द जानते होंगे आप, लैम्डा। तो लिखिए दहली आवृत्ति के संगत तरंग दैर्ध्य। दहली आवृत्ति के संगत तरंग दैर्ध्य, तरंग दैर्ध्य दहली तरंग दैर्ध्य कहलाती है। जैसे दहली आवृत्ति है वैसे ही दहली तरंग दैर्ध्य भी होती। दहली आवृत्ति के संगत तरंग दैर्ध्य दहली तरंग दैर्ध्य कहलाती है। ओके, अब थोड़ा टाइम देख लेते हैं, फिर एक टॉपिक चेंज करते हैं जो कि होगा हमारा प्रकाश विद्युत प्रभाव से संबंधित। तो अभी है लगभग 10 मिनट। तो इस चैप्टर का अभी बड़ा टॉपिक शुरू होगा। तो हेडिंग लिखिए प्रकाश विद्युत प्रभाव। चैप्टर का जो नाम है वो इस टॉपिक के कारण ही चैप्टर का नाम है। तो एक इफेक्ट है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं इसको, प्रकाश विद्युत प्रभाव। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या प्रकाश विद्युत प्रभाव। हाँ भाई, इसको समझते हैं। एक छोटा डायग्राम इसमें है। तो सभी के घरों में सही दिखाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है ना? तो अब समझ लो चैप्टर फ्लो में आ गया है, ठीक है ना? तो इस टॉपिक के नाम पर ही चैप्टर का नाम है, देख लो, प्रकाश विद्युत प्रभाव। फिर द्रव्य की द्वैत प्रकृति भी होती है, तरंग की द्वैत प्रकृति, द्रव्य तरंगे। ओके, अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या होता है उसको समझते हैं। देखिए, ये जो दो लाइन जैसी आपको दिख रही है, ये है धातु की प्लेटें, धातु की प्लेटें हैं ये। और इन दो धातु की प्लेटों को कहाँ रखा गया है? एक कांच की निर्वातित ट्यूब में, कांच की निर्वातित ट्यूब में। निर्वातित मतलब कांच की ऐसी ट्यूब जिसके अंदर कोई गैस भी नहीं है, निर्वात है ना? इस प्लेट को कह देते हैं लेट ए प्लेट, इसको कह देते हैं बी प्लेट। धातु की दो प्लेटें हैं, ए प्लेट और बी प्लेट, ठीक है। हमने इन दोनों प्लेटों को बाहर इस तरह से जोड़ दिया है और यहां लगा दिया है एक माइक्रो एमीटर, माइक्रो एमीटर, ठीक है। क्या माइक्रो एमीटर विक्षेप देगा? विक्षेप देगा क्या? तो आंसर है नहीं देगा। माइक्रो एमीटर विक्षेप नहीं देगा। हाँ भाई, देगा क्या? ना तो यहाँ कोई बैटरी है, दूसरा ए प्लेट और बी प्लेट धातु की प्लेटें हैं, लेकिन इनके बीच में क्या है? निर्वात, कोई कनेक्शन ही नहीं है। अगर मैं यहाँ पर एक स्रोत जोड़ दूं, माइनस प्लस माइनस प्लस, इस तरह से, तब भी क्या माइक्रो एमीटर विक्षेप देगा क्या? तो माइक्रो एमीटर विक्षेप देगा क्या? तो आंसर अभी भी यही है, नहीं देगा। विक्षेप क्यों नहीं देगा? क्योंकि परिपथ में धारा ही प्रभावित नहीं होगी। परिपथ में धारा प्रवाहित क्यों नहीं होगी? क्योंकि धातु की प्लेट ए व धातु की प्लेट बी के बीच कनेक्शन ही नहीं है। सर्किट कैसा है? खुला परिपथ, है ना? सर्किट कैसा है? खुला है। सर्किट खुला है। खुला क्यों है?
ए प्लेट और बी प्लेट के बीच में कोई कनेक्शन नहीं। अगर मैं एक धातु के तार से ए और बी को कनेक्ट कर दूं, ए और बी को, जैसे ही एक धातु के तार से ए और बी को कनेक्ट किया, धारा प्रवाहित होने लग जाएगी प्लस से माइनस की तरफ, और बहुत सारा विक्षेप देगा माइक्रो एमीटर। लेकिन ए प्लेट और बी प्लेट के बीच में कोई कनेक्शन नहीं है, इसलिए परिपथ में धारा प्रवाहित होना असंभव, नहीं होगी प्रवाहित। ठीक है, अब बात को समझना है। जब हम धातु की प्लेट ए पर, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये कांच की एक नली है, कांच की निर्वातित तो कांच की निर्वातित नली के एक सिरे पर ए प्लेट है, दूसरे सिरे पर बी प्लेट है। जब हम ए प्लेट पर उच्च आवृत्ति का प्रकाश गिराते हैं, उच्च आवृत्ति का प्रकाश, तो भाई क्या होता है? आपको तीसरे नंबर का एक टॉपिक करवाया था, क्या होता है, क्या लिखा है मैंने, बोलिए। कुछ बच्चे तो मौन धारण करके बैठे हैं घर पे। जब हम धातु पृष्ठ पर प्रकाश गिराते हैं तो क्या होता है? फोटो उत्सर्जन। फोटो उत्सर्जन मतलब धातु पृष्ठ के इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लग जाते हैं। क्या अवशोषित करके? प्रकाश की ऊर्जा को अवशोषित करके। प्रकाश की ऊर्जा मतलब प्रकाश के फोटोनों की ऊर्जा। तो जब ए प्लेट पर प्रकाश गिराते हैं तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। वो इलेक्ट्रॉन कहां जाते हैं? सामने वाली बी प्लेट की तरफ। जब ए प्लेट से बी प्लेट तक इलेक्ट्रॉन पहुंच जाते हैं तो परिपथ में धारा प्रवाहित होने लग जाती है, इलेक्ट्रॉन की गति के विपरीत दिशा में। इलेक्ट्रॉन ए से बी तक पहुंचेंगे और बी से निकलकर कहां पहुंचेंगे? बैटरी के धन सिरे में, और उतने ही इलेक्ट्रॉन ऋण सिरे से निकलकर वापस कहां आ जाएंगे? ए प्लेट पर। तो इलेक्ट्रॉन बी प्लेट से यहां से घूमते हुए ए प्लेट पर आते हैं और ट्यूब के अंदर, कांच की निर्वातित नली के अंदर ए से बी पर पहुंचते हैं और परिपथ में बाहर वापस घूमकर बी से ए पर आ जाते हैं। और हम सब अच्छे से जानते हैं इलेक्ट्रॉन जिस दिशा में गति करेंगे, धारा उसके विपरीत दिशा में प्रवाहित होती है, प्लस से माइनस की तरफ। सही है क्या? विद्युत धारा की दिशा प्लस से माइनस की तरफ। अगर आप धातु की प्लेट ए पर प्रकाश नहीं गिराते हैं तो माइक्रो एमीटर कोई विक्षेप नहीं देता है। जब आप धातु की प्लेट ए पर उच्च आवृत्ति का प्रकाश गिराते हैं, उच्च आवृत्ति का मतलब फोटोन की ऊर्जा कार्यफलन से ज्यादा होनी चाहिए, तो जब हम उच्च आवृत्ति का प्रकाश गिराते हैं तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं, और वो इलेक्ट्रॉन कहां पहुंचते हैं? बी प्लेट पर। बस ए से बी तक इलेक्ट्रॉन पहुंच जाते हैं तो बाह्य परिपथ में लगे माइक्रो एमीटर में विक्षेप आता है। उस विक्षेप को देखकर हमें पता लग जाता है कि परिपथ में धारा प्रवाहित हुई है। इस धारा का भी एक विशेष नाम है, इसे कहते हैं प्रकाश विद्युत धारा। प्रकाश विद्युत धारा, कारण प्रकाश गिराओगे ए प्लेट पर तभी ये धारा मिलेगी। आप प्रकाश नहीं गिराओगे तो इलेक्ट्रॉन ही नहीं निकलेंगे, बी प्लेट पर नहीं पहुंचेंगे और धारा भी नहीं मिलेगी बाह्य परिपथ। तो इस पूरे प्रभाव को कहते हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव। कब? जब, इसे कहते हैं कांच की निर्वातित नली, है ना। जब हम किसी धातु पृष्ठ पर उच्च आवृत्ति का प्रकाश गिराते हैं तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होकर एनोड प्लेट से कैथोड प्लेट की तरफ जाते हैं। यहां एनोड कैथोड नाम सुने आपने? एनोड प्लेट, कैथोड प्लेट, तो इसको कहते हैं एनोड प्लेट, इसे कहते हैं कैथोड प्लेट। तो जब कैथोड प्लेट पर प्रकाश गिराते हैं तो इलेक्ट्रॉन एनोड प्लेट पर पहुंचते हैं और बाह्य परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। तो इस ओवरऑल टॉपिक में समझना क्या होता है? प्रकाश नहीं गिराओगे, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होंगे और धारा नहीं मिलेगी। प्रकाश गिराओगे ए प्लेट पर, इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जित होने से
बी प्लेट तक इलेक्ट्रॉनों के पहुंचने से परिपथ में धारा प्रवाहित होती है, और हमें धारा आंखों से नहीं दिखती है, हमें ये माइक्रो एमीटर बता देता है। ठीक है, तो प्रकाश विद्युत प्रभाव से संबंधित एक डायग्राम मैंने बनाया है, वो डायग्राम आप बना लेंगे। इसके बारे में फिर देखते हैं, टाइम है तो लिख लेंगे। डायग्राम आप बना लें प्रकाश विद्युत प्रभाव से संबंधित। और एक जगह यहां दिखा देता हूं इस धारा को क्या कहते हैं। प्रकाश विद्युत धारा तो जल्दी बना ले भाई। तो टाइम क्या हो गया? तो ये डायग्राम मैं आपको स्क्रीनशॉट लेकर आपके ग्रुप में सेंड कर रहा हूं, तो आप वैसे भी बना सकते हैं। ठीक है ना, तो आज की क्लास को हम यहाँ स्टॉप करते हैं। आप लोगों को ये डायग्राम सेंड करते हैं, आप आराम से बना सकते हैं। ठीक है ना, थैंक यू स्टूडेंट्स, कल मिलते हैं ऑनलाइन क्लास में और दिन को मिलते हैं ऑफलाइन में।